नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीयूईटी इंडिया पे। दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार और मैं आज से आप लोगों को हिंदी पढ़ाने वाला हूं। तो पढ़ाने से पहले क्या करेंगे, आप लोगों को बताएंगे कि हम लोग आगे क्लास में करने क्या वाले हैं। देखिए, सीयूईटी यूजी 2024 अगर आप हिंदी लैंग्वेज लिए हैं, आपको तो लेना ही होगा, ठीक है। तो आप यहां से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को आप बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या है कि सीयूईटी इंडिया आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए बैच लेकर आ चुका है, फील्ड में उतर चुका है। बस है आपको तैयारी करने की। तो तैयारी स्टार्ट करने से पहले क्या करना है वो आप सभी को हम बताने वाले हैं। तो देखिए मेरा टारगेट क्या रहेगा, हम लोग को 40 पे 40 क्वेश्चन सही करना ही करना है, समझिए। किसी भी हाल में अगर देखिए, जैसे आप मान लीजिए हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, तो आपको क्या होगा ना कि आप जनरल टेस्ट में क्या होगा कि थोड़ा आप कमजोर पड़ ही जाते होंगे, ठीक से पढ़ जाना। अगर आप गांव से बिलोंग कर रहे हैं, ग्रामीण एरिया से बिलोंग कर रहे हैं, यहां भी आप क्या करेंगे, जीके जीएस में थोड़ा मार खा जाते हैं, किसी ना किसी तरह पे आप मार खाते ही खाते हैं। तो हिंदी में क्या करेंगे, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, 50 क्वेश्चन में क्या करना है, हम लोग को 40 क्वेश्चन सही करना है। अब 40 में 40 हम लोग कैसे सही करेंगे उसको आज हम लोग देखते हैं, ठीक है। टोटल जो हमारी क्लास होगी वह 50 के अराउंड होगा, लगभग 40 से 50 मिनट का एक क्लास होगा। और हम लोग 50 घंटे में, 50 घंटा नहीं बोलेंगे, 40 घंटे में हम लोग क्या करने वाले हैं, हिंदी को समाप्त करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको आराम आराम से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या होगा कि आप लोगों को हम एक सप्ताह में लगभग 3 क्लास आप लोगों के लिए लेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि 4 मैराथन लेंगे। अब मैराथन किस तरह से लेंगे, तो देखिए हम लोग हिंदी को क्या करेंगे, 4 भागों में डिवाइड करेंगे। और 4 भागों में डिवाइड करके जैसे जैसे एक भाग खत्म होगा, एक मैराथन ले लेंगे। मैराथन में तो समझिए उसका रिवीजन करा देंगे आप लोगों को। जैसे मान लीजिए हमारा 10-12 क्लास हो गया, वो सभी आपको याद नहीं है, तो एक मैराथन ले लेंगे, 4 से 5 घंटे का मैराथन रहेगा, तो आप लोग आसानी से क्या करेंगे, उसको याद कर सकेंगे। अब देखिए हम लोग इसको किस तरह से पढ़ेंगे, आप ये मत सोचिएगा कि हम सिर्फ क्वेश्चन और क्वेश्चन करते जाएंगे। आप लोगों के लिए क्वेश्चन से आप लोगों को याद नहीं होगा। पहले क्या करेंगे, हम लोग थ्योरी को पढ़ेंगे। थ्योरी के बाद हम लोग क्या करेंगे उसका, जैसे मान लीजिए एक चैप्टर खत्म हो गया, जैसे मान लीजिए वर्णमाला भी पढ़ा रहे हैं हम, वर्णमाला खत्म हो गया, तो आप लोगों को हम उसका क्वेश्चन करा देंगे। और क्वेश्चन हम अच्छे अच्छे लेवल का होगा, प्रीवियस ईयर साथ में इंक्लूड होगा। अलग से शायद ना हो सके कि हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर कराएं, लेकिन हम उसी टॉपिक का प्रीवियस ईयर भी उठा लेंगे और अदर क्वेश्चन भी जो मान लीजिए इसी लेवल का जो एग्जाम हुआ रहता है वहां से क्वेश्चन उठाकर आप लोगों को हम प्रैक्टिस करा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए क्या है, हिंदी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या होता है कि हिंदी को पढ़ने से पहले यहां पे क्या होता है कि वर्ड, जो वर्ड होता है, वर्णमाला होता है, उसको बोला जाता है कि न्यू न्यू बोला जाता है। जैसे मान लीजिए महल तैयार करना है, यानी पूरा हिंदी पढ़ना है, तो आप लोग को कहीं ना कहीं वर्णमाला आपको छोड़ना नहीं है, वर्ड आपको पढ़ना होगा, स्वर व्यंजन जो होता है आप सभी को पढ़ना होगा, क्योंकि यही हमारा न्यू है। इससे क्वेश्चन पूछे चाहे ना पूछे, आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना होगा। वैसे क्वेश्चन तो पूछता है, क्योंकि पिछले 2 सालों में जो सीयूईटी का एग्जाम हो रहा है वहां पे मतलब किसी वर्ष एक क्वेश्चन पूछा है और कहीं कहीं 3 क्वेश्चन पूछ दिया। जैसे मान लीजिए एक दिन में तो एग्जाम हुआ नहीं था, 2-3 दिन में एग्जाम होता है, तो किसी किसी एग्जाम में 3 क्वेश्चन पूछ दिया है, किसी किसी एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछ दिया है और किसी किसी एग्जाम में 1 क्वेश्चन पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं, यही हमारा क्या होगा, न्यू होगा। तो हम लोग महल तैयार करने के लिए पहले हम लोग न्यू को बनाएंगे, क्योंकि अगर घर बनाते हैं तो पहले न्यू बनाना जरूरी होता है। तो देखिए पहले क्या है आपको समझना है, इसमें हम लोग देखिए ज्यादा मतलब विस्तार में इसको नहीं खींचेंगे, मतलब जो आपके काम लायक होगा वही आपको हम बताएंगे, जो आपके एग्जाम में जिसे आप जितना जानकर आप एग्जाम में मतलब अच्छा कर सके, बस उतना ही आप लोगों को बताएंगे। तो पहली बात आती है आपका हेडिंग डालिएगा। देखिए कुछ कुछ क्या होगा कि हम लिखवाएंगे भी और कुछ कुछ यहाँ पे लिखा भी रहेगा। तो आप लोग क्या करिएगा, एक पेन और पेपर, हम कहेंगे कि लगभग 40 से 50 पेज का आप एक कॉपी बना लीजिए। अगर हो सके तो आप व्हाइट पेज वाली जो पेपर होता है उसको आप ले लीजिएगा, ठीक है। और वहां पे आप क्या करिएगा, अच्छे से उसको नोट्स बनाइएगा वहां पे। देखिए पहले हम लोग बात करते हैं वर्ड का। तो वर्ड क्या होता है, वर्ड जो होता है वह अपने आप में स्वतंत्र होता है, जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। जैसे मान लीजिए हो गया आपका अ हो गया, ठीक है, इसको तोड़िए, नहीं तोड़ पाएंगे आप, यही आपका वर्ड है, यही आपका वर्ड है, ठीक है, यही आपका वर्ड है। मतलब कि जिसे तोड़ा नहीं जा सके, अ को तोड़िए आप, नहीं तोड़ पाएंगे। मान लीजिए हम लिख दिए विकास, मान लीजिए अपना नाम ही लिख दिया हम, इसको आप लोग क्या करेंगे, तोड़ लेंगे, तो यह आपका वर्ड नहीं हुआ, यह आपका शब्द हो गया। तो वर्ड का देखिए शाब्दिक अर्थ एग्जाम में पूछ देता है, वर्ड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो वर्ड का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है ध्वनि। जैसे मान लीजिए हम कुछ बोल रहे हैं, ठीक, अगर उसी को हम लिख देंगे तो हमारा वर्ड हो गया। जैसे मान लीजिए अ हो गया, आ हो गया, मान लीजिए क बोल दिए, ख बोल दिए, तो यह आपका हम बोल रहे हैं तो वह ध्वनि हो गया। लेकिन अगर उसी को हम यहाँ पे मान लीजिए लिख दिए तो यही आपका वर्ड हो गया। तो वर्ड आप लोग समझ गए होंगे कि वर्ड का जो शाब्दिक अर्थ होता है ध्वनि होता है, और जो वर्ड होता है वह स्वयं में स्वतंत्र होता है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है। यहां पे लिख दीजिएगा, वर्ड के बगल में लिख लीजिएगा, जिसे तोड़ा जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है।
नहीं जा सकता है। इतना आप लोग लिख लीजिएगा। जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है वही वर्ण है, और जिसे तोड़ा जा सकता है वह वर्ण नहीं है। देखिए वर्णमाला क्या होता है, अगला हेडिंग है आपका वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है, जैसे मान लीजिए फूल का माला देखे होंगे आप, तो फूल का समूह होता है, तो वर्णमाला देखे होंगे आप, वर्ण का समूह होगा। मतलब कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहेंगे। अगर फूल का माला है तो फूलों के समूह को फूलमाला कहते हैं। उसी तरह आपको यहाँ पे रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखना होगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। यहाँ पे क्या होगा कि एग्जाम में पूछ देगा कि निम्न में से वर्णमाला का परिभाषा है। अब मान लीजिए तीन अन्य परिभाषा दे दिया और एक आपका मान लीजिए डाल दिया, तो आप सही करके आ जाएंगे। अब बहुत सारे विद्यार्थी क्या करेंगे, बस इसी को याद रखते हैं, लेकिन ए वाला आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। लिपि चिन्ह के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो हमारा हिंदी का लिपि है वह देवनागरी है, इसको लिख लीजिएगा कि लिपि जो है वह हमारा हिंदी का जो लिपि है वह देवनागरी है। तो लिपि चिन्ह के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये दोनों परिभाषा आप लोग एकदम उतार लीजिएगा, काफी में छाप लीजिएगा, इसको एकदम रट्टा मार दीजिएगा। अब रट्टा मारने की हमें लगता है जरूरत नहीं होगा, आप समझ गए होंगे कि वर्णमाला क्या होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे है वर्ण। वर्ण जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, एक आपका स्वर हो गया और एक आपका व्यंजन हो गया। तो स्वर क्या होता है ये जानिए पहले, व्यंजन क्या होता है ये जानिए। ठीक है, देखिए स्वर क्या होता है, तो इसका परिभाषा आप लोग सुनिएगा। जो स्वयं में स्वतंत्र हो और उसे बोलने में किसी अन्य की सहायता न लेना पड़े। यानी कि जैसे मान लीजिए हम स्वर में लिख लेते हैं, अ हो गया, ठीक है, ए आपका हो गया, आ हो गया, ई हो गया, ठीक है, छोटी ई रहेगा पहले, ई हो गया, और बड़ी ई हो गया, ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, री हो गया, ए हो गया, ए, ओ, औ, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, यह आपका स्वर हो जाएगा। मतलब कि एक ऐसा वर्ड जिसको बोलने में किसी दूसरे की सहायता न लेना पड़े, जो स्वयं में स्वतंत्र हो, जिसे बोलने में किसी विरोध का उत्पन्न न हो, उसे हम बोलेंगे स्वर। अब देखिए व्यंजन क्या होता है। व्यंजन एक ऐसा वर्ड है जिसे बोलने के लिए, जिसे पुकारने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए क हो गया, क आपका व्यंजन हो गया। मान लीजिए ख हो गया, ख भी आपका व्यंजन हो गया। अब बोलेंगे कि सर ये भी तो स्वतंत्र है, नहीं स्वतंत्र नहीं है। क को हम लोग लिखते हैं आधा क प्लस अ आया ना, अ क्या है, अ जो है आपका स्वर है। तो व्यंजन को बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़ रही है, पड़ रही है कि नहीं, स्वर की सहायता लेनी ही पड़ रही है ना, तो ये आपका व्यंजन हो जाएगा। लेकिन स्वर को बोलने में क्या हो रहा है, किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ रही है और विरोध भी नहीं उत्पन्न हो रहा है। लेकिन व्यंजन को बोलने में क्या हो रहा है, विरोध उत्पन्न हो रहा है और स्वर की सहायता लेनी पड़ रही है। सीधा समझिए कि व्यंजन को बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है और स्वर को बोलने में किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ख हो गया, तो आधा ख प्लस अ, पुकारिए इसको। देखिए मान लीजिए हमें क बोलना है, क, ख, ग, हमें अ अंतिम अ आ रहा है ना, मतलब स्वर का सहायता लेना पड़ रहा है। अब स्वर में क्या है, अ, आ, ई, उ, ए, किसी अन्य की सहायता नहीं लेनी पड़ रही है, इसलिए स्वर क्या है, स्वतंत्र है। और जो व्यंजन है वह स्वर की सहायता से बोला जाता है, इसलिए स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, तो स्वर और व्यंजन आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे बात करेंगे कि स्वर कितने होते हैं सर। व्यंजन हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम लोग स्वर को खत्म कर लेते हैं। स्वर को पहले पढ़ेंगे फिर व्यंजन को पढ़ेंगे। तो स्वर देखिए, अगर एग्जाम में पूछता है कि स्वर कितने होते हैं, तो आप आंसर दीजिएगा कि स्वर जो होते हैं 11 होते हैं। और अगर एग्जाम में पूछता है कि कुल स्वर कितने होते हैं, क्या अगर पूछता है कुल स्वर कितने होते हैं, तो आंसर दीजिएगा 13 होते हैं। अब कैसे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए अ आ ई उ ए री ए ओ औ, इतने क्या हुए आपके स्वर हुए। अब यहां पे भी कई सारे विद्वान हैं जो बोलते हैं कि री जो है ना वह क्या है आपका हिंदी का स्वर नहीं है, क्योंकि यह संस्कृत से लिया गया है। लेकिन यह सत्य नहीं है। कुछ लोग 10 ही बोलते हैं कि 10 ही स्वर होते हैं, नहीं 11 स्वर होते हैं। ध्यान रखिएगा कि स्वर जो होते हैं 11 होते हैं। और कुल स्वर की बात करें तो कुल स्वर में एक आपका अंग जुड़ जाएगा और एक आपका अह जुड़ जाएगा। मतलब कि जो दो अयोग वाह है इसको बोलते हैं अयोग वाह। क्या बोलते हैं, अयोग वाह बोलते हैं। ठीक है, तो कुल अगर स्वर पूछे तो 13 मारिएगा, और अगर आपसे सिर्फ स्वर पूछे तो इसका आंसर होगा 11 होगा।
अब देखिए कुछ विद्वान बोलते हैं कि री जो है वह संस्कृत का वर्ड है, तो इसे हम क्या करेंगे, स्वर में नहीं रखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, इसको रखा जाता है, क्योंकि जो हमारे हिंदी में लगभग 60% जो प्रयोग हुआ है वह संस्कृत भाषा का ही प्रयोग हुआ है, और जो हिंदी का स्वयं हुआ है वह 30% प्रयोग हुआ है, और जो विदेशों से जो शब्द आए हैं वह 10% प्रयोग हुआ है। तो अब जैसे मान लीजिए संस्कृत से 60% प्रयोग हुआ, इसको मतलब बस जानकारी के लिए बता दे रहे, इसको लिखना होना नहीं है। 60% प्रयोग हुआ संस्कृत का, तो क्या हम 60% पूरा हटा देंगे? नहीं ना। तो इसी तरह क्या है, री जो है संस्कृत का है मानते हैं, लेकिन यह क्या होगा, हिंदी में प्रयोग होता है। तो इस तरह से हमारे जो स्वर होते हैं वो 11 होते हैं, याद रखिएगा एकदम, इसको पूरा एकदम याद रखना ही रखना है कि स्वर 11 होते हैं। और कुल पूछ दे, कुल में आपका क्या होगा, 2 आपके अयोग वाह भी आ जाएंगे, तो कुल जो हो जाएगा वो आपका 13 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ गए, तो आगे देखिए क्या है कि वर्ड जो होते हैं टोटल 52 होते हैं। टोटल वर्ड जो होते हैं वह 52 होते हैं, और जिसमें 13 आपके क्या होते हैं, 13 आपके स्वर होते हैं, और व्यंजन जो होते हैं 39। तो स्वरों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, व्यंजन को हम लोग बाद में देखेंगे, पहले स्वर खत्म कर लेंगे, फिर हम लोग व्यंजन को देखेंगे। अब 13 में आप लोगों को बताया है कि कुल स्वर कितने होते हैं, 13 होते हैं, और सिर्फ स्वर की बात करें तो वह 11 होते हैं। 11 में कौन कौन अभी लिखे हैं, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, और स्वर क्या होता है, स्वर क्या होता है ये आप लोगों को जानना जरूरी है। तो स्वर एक ऐसा वर्ड होता है जो स्वयं में स्वतंत्र होता है, जिसे बोलने में, जिसे पुकारने में किसी अन्य की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वह होता है स्वर। स्वर जैसे मान लीजिए अभी बताया है, अ हो गया, आ हो गया। ठीक है, आगे आप लोग लिख लीजिएगा अपना, ठीक है, अ तक लिख लीजिएगा, ये आपका हो जाएगा स्वर की परिभाषा वगैरह से उतना मतलब क्वेश्चन नहीं आता है, बस जितना बता रहे उतना आप लोग को जानने की जरूरत है। चलिए आगे अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, स्वरों को पढ़ने वाले स्वर को बोल रहे हैं, स्वरों का वर्गीकरण को हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए स्वरों का वर्गीकरण हम लोग देखेंगे 4 आधार पे देखेंगे। अब मान लीजिए पूछ लेगा, एग्जाम में पूछता है आपसे कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। अगर पूछ दिया उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। यिप के प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपके 3 प्रकार के होते हैं। ओष्ठ की स्थिति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। ये आप लोगों को देख लग रहा है क्या बता रहे हैं, हमें तो कुछ याद ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे, तो आप लोगों को बिल्कुल आसानी से यह याद हो जाएगा। तो पहला आप लोग हेडिंग डालिएगा उच्चारण के आधार पे। तो उच्चारण के आधार पे एक आप डालिएगा हेडिंग ह्रस्व स्वर, एक डालिएगा दीर्घ स्वर, और एक डालिएगा आप प्लुत स्वर। अब देखिए ह्रस्व स्वर क्या होता है, हेडिंग डाल लेंगे, वहां पे आप लोग लिखिएगा जिन स्वरों के उच्चारण में हमें कम समय का प्रयोग लगता है। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में समय कम लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहेंगे। ह्रस्व बोलने सीखिए, ह्रस्व स्वर, हस्व नहीं, ह्रस्व स्वर कहेंगे। और जिन स्वरों के उच्चारण में हमें ज्यादा समय लगता है, यानी कि ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, इस तरह से लिखिएगा कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहेंगे। और जिन स्वरों के उच्चारण में हमें दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है, मतलब कि दीर्घ से ज्यादा समय लगेगा, तो वह प्लुत स्वर हो जाएगा। आप लोग यहां लिखने की हमें लगता है जरूरत नहीं है, आप लोग परिभाषा को लिख लीजिएगा। ह्रस्व में लिखिएगा जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे बोलेंगे हम ह्रस्व स्वर, और जिन स्वरों के उच्चारण में हमें ज्यादा समय लगता है, या करके लिखिएगा कि ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, वह होता है दीर्घ स्वर। और जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है उसे प्लुत स्वर। देखिए सबसे कम समय, उससे ज्यादा समय लगेगा, उससे ज्यादा समय लगेगा, बहुत आसानी से याद कर लेंगे। अब ह्रस्व स्वर में क्या क्या आएगा, देखिए पहला आपका आएगा अ। ठीक है, अब देखिए अ के बाद आता है आ, तो आ आपका आ जाएगा दीर्घ में। अ आ ई मतलब छोटी ई, बड़ी ई यहां आ जाएगा, ऊ यहां आ जाएगा, बड़ा ऊ यहां आ जाएगा, री यहां आ जाएगा, ए यहां आ जाएगा, ए यहां आ जाएगा, ओ आ जाएगा यहां पे, और औ आ जाएगा आपका यहां पे। ठीक है, तो देखिए ह्रस्व स्वर क्या है ना, देखिए कम समय कम समय लगा, लेकिन यहीं पे आ बोलेंगे ना, आ तो क्या होगा, ज्यादा समय लगेगा। यहां पे बोलेंगे ई, कम समय लगा, लेकिन बड़ी ई तो ज्यादा समय लगा ना, दूना समय लगा। देखिए यहाँ पे ऊ, छोटा हुआ है तो ऊ, लेकिन बड़ा हुआ है तो ऊ, री है तो री हो गया, ए ओ मतलब ज्यादा समय लग रहा है ना, तो ये आपका दीर्घ स्वर हो जाएगा। अब प्लुत स्वर में क्या होगा कि जिसमें दीर्घ से भी ज्यादा समय लगे, यानी जिसका प्रयोग पुकारने में किया जाता है, पुकारा जाता है। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं सोहन, क्या लिखते हैं, सोहन लिखते हैं, सोहन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, प्लुत स्वर का प्रयोग होगा। तो मेन रूप से आप सभी को इसको याद रखिएगा कि ह्रस्व स्वर क्या होता है और दीर्घ स्वर क्या होता है। तो दीर्घ में क्या होता है, दुगना समय लगता है, और ह्रस्व में बस
एक गुना समय में हो जाता है, मतलब ज्यादा समय नहीं लगता है। चलिए इसी के साथ हम लोग उच्चारण के आधार पर देख रहे कितना प्रकार हुआ, 3। कौन कौन? ह्रस्व हो गया, दीर्घ हो गया और प्लुत हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर। तो बस यही जो भी पढ़े ना ह्रस्व में, तो ह्रस्व में हो जाएगा मूल, और जो दीर्घ पढ़े थे वही को यहाँ पे छाप दीजिएगा। मूल में क्या पढ़े थे हम लोग? अ पढ़े थे, उ पढ़े थे, सॉरी अ पढ़े थे, ई पढ़े थे, उ था और री था। यही आपका क्या हो जाएगा? मूल स्वर हो जाएगा। सेम उसी को छाप देना है। और यहाँ पे क्या हुआ? संधि स्वर। अब देखिए यहाँ पे संधि नाम आ रहा है, दीर्घ हो गया। देखिए वहां पे क्या था? ह्रस्व सा और दीर्घ था, यहाँ पे तो दीर्घ है, लेकिन यहाँ पे संधि बोलते हैं, गुरु भी बोलते हैं। तो देखिए अब क्या हुआ? दीर्घ कैसे मानेंगे इसको, या फिर संधि कैसे कहेंगे इसको? जैसे मान लीजिए आपका था आ था, आ था ना, आ था, बड़ी ई था, ठीक है, बड़ा ऊ था, ए था, ए था, ठीक है, ओ था, और एक आपका औ था। इतना था ना, औ था, ठीक है। देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, यहां पे देखिए, अगर हम अ में अगर अ को जोड़ेंगे तो बन जाएगा आ। अगर हम ई में यानी छोटी ई में अगर छोटी ई जोड़ेंगे तो बड़ी ई बन जाएगा। अगर हम छोटा ऊ में अगर छोटा ऊ जोड़ेंगे तो बड़ा ऊ बन जाएगा। अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पे अ में अगर हम छोटी ई को जोड़ेंगे तो मेरा ए बन जाएगा, छोटी ई रहेगा, ठीक है, छोटी ई जोड़ेंगे तो ए बन जाएगा। अगर हम अ में छोटा ऊ जोड़ेंगे, सॉरी अ में अगर हम ए जोड़ेंगे तो ए बन जाएगा। और अगर हम अ में छोटा ऊ जोड़ेंगे तो ओ बन जाएगा। और अगर हम अ में ओ जोड़ेंगे तो औ बन जाएगा, ठीक है। तो यह क्या हुआ? संधि से बना हुआ है। क्या क्या हुआ है? संधि से बना हुआ है। अ में ओ जोड़ दिए, औ बन गया। अ में ऊ जोड़ दिए, ओ बन गया। अ में ए जोड़ दिए, ए बन गया। अ में ई जोड़ दिए तो ए हो गया। यह देखिए जो 4 है ना, यह थोड़ा अलग लग रहा होगा, और यह जो 3 है यह आपको अलग लग रहा होगा। कैसे? देखिए यह क्या हुआ? एक ही जात के 2 स्वर से एक बड़ा स्वर बना है, ठीक है। यानी कि एक ही जात का अ एक जात के हुए, ई एक जात के हुए, उ और उ एक जात के हुए, तो इसे बोल देते हैं हम सजातीय स्वर। एग्जाम में पूछ देता है कि सजातीय स्वर क्या होता है, इसे बोल देते हैं हम सजातीय स्वर, ठीक है। इसे बोल देंगे सजातीय स्वर। और ये देखिए क्या है? विजात हो गया, मतलब अलग अलग जात से बना है। यह अलग जात का हुआ, 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 तो इसे बोल देते हैं विजातीय स्वर। क्या बोलेंगे? इसे बोलते हैं हम विजातीय स्वर। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। इसे बोलते हैं सजातीय स्वर और इसे बोलते हैं विजातीय स्वर। लेकिन इससे एक और नाम से बोलते हैं मूल, इसे एक और नाम से बोलते हैं, इसे बोलते हैं मूल दीर्घ स्वर। अब इसे बोलते हैं हम लोग संयुक्त स्वर। क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर, ठीक है। राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है, ध्यान रखिएगा। इसे बोलते हैं संयुक्त, इसे बोलते हैं मूल दीर्घ स्वर और इसे बोलते हैं संयुक्त स्वर। अब मूल दीर्घ स्वर क्या बोलते हैं? मूल मतलब जो अपने मूल से बना हुआ दीर्घ, मतलब मूल मतलब जो मूल स्वर क्या हुआ आपका? अ ई उ री, ठीक है। जो मूलों से बना हो उसे मूल दीर्घ स्वर बोलेंगे। और जो आपका क्या हुआ है, इसे संयुक्त कैसे बोलेंगे? संयुक्त हुआ है मतलब जुड़ा हुआ है, अ ई अलग अलग मूल से नहीं बना हुआ, सिर्फ मूल से नहीं बना है ना। ये मूल नहीं है आपका, ये भी मूल नहीं है, ठीक है, ये भी मूल नहीं है, ये भी मूल नहीं है। तो क्या हुआ है यहाँ पे? यह संयुक्त स्वर कहलाता है। तो याद रखिए विजातीय स्वर को संयुक्त स्वर कहते हैं और सजातीय स्वर को मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे देखिए क्या होगा, जीभ के प्रयोग के आधार पर। यहां पे देखिए ध्यान रखिएगा, यहां पे 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर यहां पे जीभ का बस प्रयोग करना है, बस अपना जीभ आप लोग निकाल लीजिए, ठीक है। जीभ को आराम से निकालिए, मतलब ऐसे करके मत चिल्लाइएगा मत, ठीक है। अगर लाइब्रेरी में होंगे तो निकालने मत लगिएगा, बगल वाला मारेगा तुरंत। लाइब्रेरी का एक खासियत मुझे मतलब बेकार लगता है, मतलब बहुत बेकार लगता है। लाइब्रेरी से ज्यादा हम रूम को प्रीफर करते हैं कि अगर रूम आपका एक अच्छा हो, मतलब उसमें कोई ना हो, सिर्फ अकेले आप हो, तो पढ़ने में थोड़ा अलग मजा आता है। वहां पे लाइब्रेरी में क्या होगा कि बैठे रहेंगे, बगलिया वाले बोलेगा, मतलब धड़धड़ा के अपना पढ़ता रहेगा, आप बगल में बैठे रहेंगे, बहुत गुस्सा आता है, ठीक है। अक्सर हम देखते हैं कि बगल वाला जब समझिए कि लाइब्रेरी में इतना शांति रहता है, अब बगलिया वाला जब फटर फटर करता है ना, बहुत गुस्सा आता है। तो लाइब्रेरी को हम प्रीफर नहीं करते, इसी वजह से लाइब्रेरी बहुत बुरा लगता है हमें। तो रूम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या हम लोग जीभ की बात करते हैं, तो अग्र स्वर में क्या होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के अगले भाग का प्रयोग होता है उसे बोलते हैं अग्र स्वर। अब मध्य स्वर का होता है कि जिसके उच्चारण में जीभ के मध्य भाग का प्रयोग होता है, मध्य स्वर हो गया। और पश्च स्वर क्या होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पिछले भाग का प्रयोग होता है वहां पे पश्च स्वर होता है। अब पुकार के देखते हैं, देखिए ई, बोलिए ई, तो जीभिया के अगला प्रयोग हो रहा होगा, ई जीभ का अगला वाला डगमगा रहा होगा, तो बोलेंगे ई,
ए, देखिए ए, बोलिए, आप लोग बोल के ट्राई करिए ए, तो जीभ का अगला भाग काम कर रहा होगा। लेकिन यहाँ पे अ बोलेंगे, अ बोलेंगे, तो अ बोलेंगे तो क्या होगा, जीभ का मध्य भाग का प्रयोग होगा। अब यदि बोले आ, जीभ का सबसे अंतिम भाग पर, मतलब जीभ का पिछला भाग प्रयोग हो रहा होगा। अब बोलेंगे ऊ, ऊ, अब ऐसे रख लीजिए ना, जैसे मान लीजिए ई, अब छोटी ही बोलना है, ई, जीभिया आगे निकल रहा है कि नहीं, जीभिया बीच में जा रहा है। अगर बोलेंगे आ, तो जीभिया पीछे जा रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, पक्ष स्वर हो जाएगा। बस बोल के आप समझ जाएंगे। बोलेंगे ऊ, तो जीभ जाएगा पीछे। अगर बोलेंगे ऊ, ओ, तो जीभ पीछे जा रहा है। अगर बोलेंगे ओ, तो वो पीछे जा रहा है। अगर बोलेंगे आप री, जीभ आगे आया। अगर बोलेंगे ए, जीभ बाहर निकल जा रहा है। अगर बोलेंगे ए, जीभ आगे निकल रहा है। अगर बोलेंगे ई, जीभ आगे निकल रहा है। अगर बोलेंगे ओ, तो जीभ क्या हो रहा है, बीच में अटक जा रहा है। यही बोलेंगे ऊ, जीभ पीछे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ओ, जीभ पीछे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे लगता है रटने की जरूरत नहीं होगा, आपके पास औजार है, आप उसको निकाल दीजिए। जीभ को काटना नहीं है, जीभ का ही प्रयोग करना है। जीभ ही आपका क्या है, औजार है, आराम से आप कर लेंगे। चलिए, तो क्या हुआ, जीभ के प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो आगे है ओष्ठ की स्थिति। अब जीभ का प्रयोग कर लिए, अब ओठ का प्रयोग कर लीजिए। यहीं पे समझिए, बस यहीं पे आपका क्या हुआ, वर्णमाला खत्म हो जा रहा है धीरे धीरे। देखिए क्या है, आवृत मुखी स्वर, यानी जिन स्वर के उच्चारण में हमारा जो मुंह है वह गोलाकार नहीं होता है, उसे बोलेंगे आवृत मुखी। लेकिन जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा जो जीव मुंह आती है, क्या बोलते, ओठ है, वह गोलाकार हो जाता है, वहां पे क्या होगा, वृत्तमुखी। लिख लीजिएगा परिभाषा आप लोग। तो वृत्तमुखी क्या होता है, ब्रीथ, ब्रीथ मतलब ब्रीथ बन जा रहा है, नाम ऐसे ब्रीथ, आवृत, नहीं बन रहा है ब्रीथ समझ रहे हैं ना, नहीं बन रहा है ब्रीथ तो आवृत, अब ब्रीथ बन रहा है तो ब्रीथ मुखी। समझ गए। अब समझिए इसको आप लोग मतलब प्रैक्टिकली देखा करिए। हिंदी मतलब बहुत आसान है यार। हिंदी में अगर आप हमारे साथ अगर मेहनत कर लिए ना, यकीन मानिए 40 कहीं नहीं जाने वाला है, क्योंकि हिंदी आप लोगों को मजे में पढ़ाने वाले हैं हम, बोरिंग सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। अब बोरिंग सब्जेक्ट तो हिंदी कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। सबसे मजेदार क्या है, हिंदी। आहा, कितना मजा आता है, नाम ही है इसका हिंदी। ठीक है, देखिए पहले ब्रीथ मुखी देखिए, बोलिए ना, इसको बोलिए था ऊ, बन रहा है ना ब्रीथ, ऊ एक रील है बंदर वाला बंदर बोलता है आ, तो बंदर बोलता है ऊ, रील वगैरह हम भी देखते हैं। ठीक है, बड़ा ऊ, ब्रीथ बना, ओ, ब्रीथ बना के नहीं। यही पे देखिए आ, ब्रीथ नहीं बन रहा है, आ, ब्रीथ नहीं बन रहा भाई, फैल जा रहा मुंह। अगर बोलेंगे हम ए, कहां ब्रीथ बन रहा, नहीं बन रहा ना। अगर बोलेंगे री, मुंह पीछे चल जा रहा है, री बन रहा है, ए नहीं बन रहा है। लेकिन यही पे बोलेंगे ना ऊ, ओ, तो हमारा क्या हो रहा है, ब्रीथ बन रहा है, तो हो जाएगा ब्रीथ, और यहां हो जाएगा अनावृत, यानी आवृत। ब्रीथ नहीं बन रहा है तो आवृत, अब ब्रीथ बन रहा है तो ब्रीथ मुखी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहीं पे लगता है आज का हम लोग लेक्चर को यहीं पे रखते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग व्यंजन को देखेंगे, ठीक है, और हम लोग स्थान को भी देखेंगे कि हमारा जो कंठ में कौन कौन सा स्वर है, कंठ से बोलने पर, मूर्धन्य से बोलने पर कौन कौन सा है, ओष्ठ से बोलने पर कौन कौन सा मतलब स्वर का प्रयोग होता है। तो यह आपके एग्जाम में पूछता है, तो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग क्या करिएगा, स्वर को अच्छे से आप लोग बस प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन भी कराया जाएगा धीरे धीरे। अब आप लोग बेझिझक एकदम हिंदी से डरिए मत। अगर आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी है ना, फिर भी आप लोगों को इंग्लिश समझ में आ जाएगा। हिंदी वाले तो नैया पार कर ले जाएंगे अपना, हिंदी वाले तो हिंदी में हम है, जो है हम ही है। ठीक है, जब हम 2019 में जब बीएचयू आए थे, तो समझिए हिंदी में मेरा 30 में 30 सही था। ठीक है, अब हम जब तैयारी जब कराना स्टार्ट किए थे ना, उस समय क्या हुआ था कि बस हम एक लेक्चर लिए थे, ज्यादा नहीं लिए थे। ऑनलाइन जब पढ़ाते थे हम, पिछले 4 सालों से पढ़ा रहे हैं सीयूटी के लिए। तो जब पहला साल जो था उस समय क्या हुआ था, बस एक ही लेक्चर लिए थे। लेक्चर जो था 6 घंटे का था, वहां से समझिए 30 में से 23 क्वेश्चन क्या हुआ, फंसा था समझिए। और उसी समय क्या हुआ था, लेवल हार्ड हुआ था हिंदी का। और जो और सारे जो कोचिंग संस्था है वो भी कराए थे, साल भर कराए थे, लेकिन उनका भी 23 ही फंसा, क्योंकि जो 7 क्वेश्चन था वो ऐसा दे दिया था जो कि हम लोग सिलेबस से बाहर दे दिए, समझिए हम लोग उसको पढ़े नहीं थे। क्योंकि उससे पहले क्या होता था, हिंदी बहुत आसान आता था, लेकिन बाद में क्या हुआ, हिंदी को बहुत मतलब लेवल में बढ़ा दिया गया। और हमारा सीयूटी का एग्जाम जो हिंदी का लेवल समझिए एकदम हाई लेवल का है। उतना लेवल तो कंपटीशन यूपी पुलिस के एग्जाम में नहीं होगा। जो फिलहाल में जो वैकेंसी वगैरह आया है वहां भी बहुत आसान आसान क्वेश्चन, अभी आरओ का वैकेंसी आया है, रिव्यू ऑफिसर का आया है, जो उसका मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, तो वहां पे भी इस लेवल, वहां पे शब्दावली वगैरह सब पूछता है, जैसे मान लीजिए पर्यायवाची होगा, विलोम हो गया, वाक्यांश हो गया, यही सब पूछता है। ये सब तो समझिए लेवल का मतलब समझिए है। लेकिन हम लोग लेवल को तुरंत हम लोग नीचे गिराएंगे, क्या करेंगे, नीचे गिराएंगे हम लोग। इतना मेहनत करेंगे ना कि हिंदी को तो समझिए 40 में 40 करके रहेंगे। और आप तैयार हो जाइए हमारे साथ मेहनत करने के लिए। अगर आप तैयार हैं
तो हम तो मेहनत करेंगे ही करेंगे। अब देखिए हम यहाँ पे क्या हुआ, खड़े होकर क्लास ले रहे हैं, आप बैठ कर क्लास ले रहे हैं, तो समझिए जब खड़े होकर क्लास लेने में दिक्कत नहीं है तो आपको बैठ कर क्लास लेने में भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को ज्यादा समझाऊंगा नहीं, आपके एग्जाम में लगता है ज्यादा समय नहीं बचा है, 2-3 महीने का समय है, उसी में हम लोग क्या करेंगे, हिंदी को टारगेट रखेंगे 40 में 40 का, और 40 करेंगे ही, सिर्फ कहेंगे नहीं, ठीक है। हम बातों से नहीं रातों से लड़ने वाले हैं, तो हम लोग बातों से नहीं बस सिलेबस लड़ेंगे, और सिलेबस को हम लोग तोड़ फोड़ करेंगे। और जब क्वेश्चन कराएंगे ना, देखिएगा क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे पढ़े रहेंगे, बस हम यहाँ पे खड़े रहेंगे, और बस आप लोग जो कहेंगे ना हम बस वही करेंगे। तो हिंदी को एकदम समझिए आप, हिंदी एकदम सबसे आसान सब्जेक्ट हिंदी होता है यार, बस आप लोग अपने आप पे विश्वास रखिए, अपना भरोसा रखिए, हिंदी को आप अच्छा कर लेंगे। और बाकी जनरल टेस्ट वगैरह हो गया, अगर किसी का डोमेन वगैरह होगा, हिस्ट्री डोमेन हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, तो वो सभी के जो टीचर है काफी अनुभवी टीचर है। अभी हिस्ट्री का देखेंगे आप, हिस्ट्री के जो दीपक सर पढ़ा रहे हैं, उनका तो भाई बात ही नहीं, लाजवाब टीचर है, हिंदी में एकदम समझिए एकदम धुआं धुआं उड़ा देंगे। अभी जनरल टेस्ट का भी जो टीचर क्लास लेने वाले हैं धुआं धुआं उड़ा देंगे। मैथ और रीजनिंग से डर लगता है ना, तो हिमांशु सर आप लोगों को जो मैथ है ना और रीजनिंग है उसका डर एकदम बिल्कुल दूर करेंगे। यार क्या पढ़ाते हैं, हम हिमांशु सर से पढ़े हैं मैथ रीजनिंग, इतना खतरनाक पढ़ाते हैं ना कि आप लोगों को अगर बोरिंग सब्जेक्ट लग रहा होगा ना, फिर भी आप बैठ के पढ़ेंगे कि हाँ हम पढ़ेंगे। तो बस क्लास बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, सारे सब्जेक्ट का जो क्लास होगा वो बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी देखिए झोपड़ी बनने में समय लगता है, सॉरी झोपड़ी बनने में समय नहीं लगता है, महल बनने में समय लगता है। तो हम लोग महल खड़ा कर रहे हैं, झोपड़ी तो मान लीजिए एक दिन बन जाएगा, इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है क्लास में। क्लास आप लोगों को टाइमली मिलता रहेगा, डोंट वरी, एक आध 2 दिन का समय दीजिए, आप लोगों को क्लास रेगुलर मिलता रहेगा। तो इसी के साथ हम लोग लेक्चर को खत्म करते हैं। आप सभी इतने अच्छे से समझिए बैठकर हमारे लेक्चर को सुने, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग क्या करिए कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है, अगर आप हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप उस नंबर पर मैसेज कर दीजिए। मैसेज में अपना नाम बता दीजिए, किस कोर्स में आप जुड़ना चाहते हैं, मतलब किस कोर्स का तैयारी कर रहे हैं और कहां से आप बिलोंग करते हैं, उतना मैसेज कर दीजिए, आप लोग को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर ही लीजिएगा, क्योंकि बिना सब्सक्राइब अगर करेंगे पढ़ेंगे तो भाई ठीक अच्छी बात नहीं ना है। और जितना अधिक हो सके शेयर इसे करते रहिए, अपने दोस्तों को बताते रहिए कि हाँ सीयूईटी इंडिया बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करा रहा है। तो अगर आपके पास पैसों की कमी है तो आप तैयारी कर सकते, पैसा है नहीं तो अभी तैयारी कर सकते हैं आप, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे बस कंटेंट, बस आप लोग देखिए कंटेंट किस तरह मिलने वाला है। और सबसे अच्छी बात है कि आप प्रीवियस ईयर उठाकर देख लीजिए कि कौन से टीचर किस लेवल क्वेश्चन करा रहे हैं, किस तरह के पढ़ा रहे हैं, तो आप आसानी से समझ जाएंगे कौन अच्छा पढ़ा रहा है। चलिए इसी के बाद अपने मैं बाड़ी के विराम देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।